स्वागत करते हैं दर्शकगण आप सभी का इस विशेष कार्यक्रम में हिंदी साहित्य नामक कार्यक्रम में मॉरिशसीय हिंदी साहित्य के बारे में हम बात कर रहे हैं। मॉरिशसीय हिंदी साहित्य एक सागर की तरह जहाँ पे साहित्यकार अपनी ओर से अपना योगदान देते रहते हैं और इस सागर को और समृद्ध बनाते रहते हैं, विस्तृत बनाते रहते हैं। जहाँ पे हिंदी साहित्यकार के साथ साथ हिंदी प्रेमी लोग भी इनको पसंद करते हैं, इनको चाहते हैं और अपनाते हैं। बात करें हिंदी प्रेमी के बारे में, आज हमारे साथ हमारे स्टूडियो में आई है एक ऐसी हिंदी प्रेमी जिन्होंने अपनी ओर से अपने तरीके से अपना योगदान दे रहे हैं इस महासागर में। आप है डॉक्टर निकिता उबिगादु। निकिता जी, आपका हम स्वागत करते हैं। नमस्ते। नमस्ते रितेश जी। आप कैसे हैं? मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? बहुत बढ़िया। आप असिस्टेंट प्रोफेसर है, असिस्टेंट प्रोफेसर ऑफ लिटरेचर एट हिंदी यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो। हाँ जी। आप अभी मॉरिशस में आई हुई हैं। हाँ जी। आप एक मॉरिशन है। हाँ, बिल्कुल। आज आज का कार्यक्रम बहुत ही अच्छा लगा क्योंकि आज हम बहुत कुछ सीखने वाले हैं आपसे और आपके जीवन से और आपके कार्य से जो आप करते हैं। थोड़ा-सा परिचय के रूप में आप अपने बारे में बताइए। ज़रूर। सबसे पहले मुझे यहाँ पे आमंत्रित करने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। तो मेरा नाम निकिता बिगादो है। मैं यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो अमेरिका में साहित्य की प्राध्यापिका हूँ। मैं समकालीन विश्व साहित्य मतलब ग्लोबल कंटेम्प्रेरी लिटरेचर्स पढ़ाती हूँ और मैं विभिन्न भाषाओं की साहित्य पढ़ाती हूँ जिसमें जैसे कि अंग्रेज़ी, फ्रांसीसी, स्पेनिश और हिंदी। हिंदी भाषा और साहित्य से मुझे बहुत प्यार है और मैं बहुत प्रसन्न हूँ कि आज मैं इस विषय पे आपसे बात कर पा रही हूँ। और आपने 12 साल की उम्र में एक पुस्तक भी लिख चुकी है। हाँ, साहित्य तो मेरा पहला प्यार है। मैं जब से मैं बच्ची थी तब से मुझे कहानियों का बहुत शौक़ था जिससे भी मैं मिलती थी। मैं पूछती थी कि आप मुझे कोई कहानी बता सकते हैं। मुझे याद है मैं अपनी नानी के घर जाके हम सिर्फ़ यही करते थे। वो मुझे कहानियाँ सुनाती थी और मैं बैठ के सुन लेती थी और शायद वहाँ पे ही मेरी हिंदी के साथ प्रेम कहानी शुरू हुई थी। वो मुझे ऐसी कई कहानियाँ बताती थी जो भारत से जुड़ी हुई थी, जो हमारे वेदों से जुड़ी हुई थी। और मॉरिशस के बहुत सारे बच्चों की तरह मैंने स्कूल पे भी हिंदी सीखना शुरू किया। ये हिंदी से मैं जुड़ा हुआ आपका जो रिश्ता है इसके बारे में ज़रूर बात करें। लेकिन उससे पहले आप एक डॉक्टर है, प्रोफ़ेसर है, आपने अपना रिसर्च पीएचडी किया है हिंद महासागर में समाज और साहित्य। ये आपका रिसर्च है। इसके बारे में थोड़ा-सा बताइए। हाँ जी, ज़रूर। तो जैसे आपने बोला, मैं हिंद महासागर मतलब कि इंडियन ओशन के समाजों और साहित्यों पे काम करती हूँ। अम, मेरा मैं बहुत इंटरेस्टेड हूँ कि हमारे इलाके के लेखक अपने समाज के बारे में कैसे लिखते हैं, अपने जीवन के बारे में कैसे लिखते हैं, अपनी पहचान के बारे में कैसे लिखते हैं। जैसे आप जानते हैं इस इलाके में बहुत सारे देशों, बहुत सारे भाषाएं, बहुत सारे संस्कृतियों का प्रभाव है। हमारा हमारा हिंद महासागर एक ऐसा स्थल है जहाँ पे ये सारे इन्फ्लुएंसेस मिलते हैं और एक दूसरे को इन्फ्लुएंस करते हैं। हम इस पे रोज़ जीते हैं तो हमारे लिए ये मामूली सी बात है कि हम एक वाक्य को एक भाषा में शुरू करें और दूसरी में ख़त्म करें। लेकिन अगर थोड़ी देर के लिए रुक जाएं और सोचें तो वो बहुत अनोखी बात है, वो बहुत बड़ी और महत्वपूर्ण बात है और मैं इस पे बहुत बहुत ज़्यादा ध्यान देती हूँ, मैं इस पे रिसर्च करती हूँ। और मेरा एक और एरिया ऑफ फोकस है और वो है साहित्य और इतिहास के बीच में जो संबंध है। हुँ, हुँ। तो मैं आपको एक उदाहरण देती हूँ। अगर हम अपने पूर्वज के बारे में सोचें, वो गिरमिटियाँ जो मॉरिशस आए थे भारत से, अगर हम अभिलेख को देखें, आर्काइव्स को देखें, तो हमें बहुत सारी चीज़ें हम बहुत सारी चीज़ें जान सकते हैं कि वो जैसे कब आए थे, उनका
कौन सी जहाज़ पे आए थे, वो किस प्लांटेशन पे गए काम करने के लिए। लेकिन ऐसी भी कुछ बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम नहीं जान सकते हैं। उदाहरणार्थ उनके निजी इतिहास के बारे में कि जब वो आए थे तब उनको कैसे लगा था। क्या उनको मॉरिशस अच्छा लगा था या उनको घर की याद आती थी? अगर घर की याद आती थी तो कौन-सी चीज़ें थी जो उनको सबसे ज़्यादा याद आती थी? अम, और इन सारे सवालों के जवाब अभिलेख में नहीं मिलते हैं। इन सारे सवालों के जवाब शायद हमें कभी नहीं मिलेंगे, है ना? क्योंकि वो तो इतिहास के पन्नों में खो गए हैं। लेकिन आजकल ऐसे बहुत सारे लेखक हैं जो अपनी कल्पना के द्वारा इन सारे सवालों को उठा रहे हैं और उनके जवाबों खोज रहे हैं। अपने उपन्यासों में या कविताओं में। आपको एक उदाहरण देती हूँ, अभिमन्यु अन्नत जी का की एक कविता है, वह अनजान अप्रवासी, जिसमें वो एग्जैक्टली इस विषय पर लिख रहे हैं। तो ये भी मेरे लिए बहुत दिलचस्पी की बात है और मैं उस पर काफ़ी काम करती हूँ। हम मॉरिशन हैं, हम सिर्फ अपने साहित्य के बारे में जानते हैं, अपने समाज के बारे में जानते हैं। लेकिन हिंद महासागर, इंडियन ओशन को देखेंगे, बहुत सारे देश हैं, बहुत सारी भाषाएं, संस्कृति, समाज बहुत है। ऐसी कौन सी बात जो आपने देखी है अपने रिसर्च के दौरान जो हम नहीं जानते और बहुत ही रोचक है? अपने रिसर्च दौरान मुझे एक बात तो पता चल गई है कि हमारा वर्तमान हमारे अतीत से कितना जुड़ा हुआ है। तो आजकल हमें अक्सर ऐसा लगता है कि हम बहुत सारी नई चीज़ें कर रहे हैं, हम बहुत मॉडर्न हैं, हम आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन हमेशा हमारा कुछ रिश्ता रहता है अतीत के साथ। और कभी-कभी वो ज़ाहिर नहीं होता है, वो ऑब्वियस नहीं होता है। लेकिन अपने रिसर्च के दौरान जब मैं पढ़ती हूँ, जब मैं सुनती हूँ गाने, जब मैं मॉरिशन की क्रिएटिव एक्सप्रेशन को स्टडी करती हूँ, तब पता लगता है कि ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमारे अतीत से जुड़ी हुई हैं, और एक दौर की तरह हमारे वर्तमान तक आ रही है। जैसे कि ऐसे कई सारे शब्द हैं जो अब क्रियोल में आ गए हैं और हमें लगता है कि ये क्रियोल भाषा का हिस्सा है, लेकिन अगर देखा जाए तो वो हमारे पूर्वजों द्वारा भारत से आए हुए थे। और वो शब्द सिर्फ शब्द नहीं लेकिन सिंबल्स भी होते हैं। और हाँ। और आपके कहने का मतलब है कि हम कितना मॉडर्न हो जाए, हमारी हुँ। भाषा में, हमारी स्टाइल में, रहन-सहन में, लेकिन फिर भी अनजाने में, अननोइंगली हम अपने अतीत से जुड़े हुए हैं। हाँ जी, हाँ जी, हमेशा। ये तो रहा आपकी रुचि साहित्य के प्रति, जो अलग-अलग साहित्य होती है। अब आते हैं हिंदी साहित्य के बारे में। हाँ। आपकी रुचि कैसे पैदा हुई हिंदी साहित्य में? तो जैसे मैं बोल रही थी, मेरी हमेशा से साहित्य में रुचि थी। और मुझे याद है जब मैं छोटी थी, जब मैं 7-8 साल की थी, मैं अपनी नानी के घर जाती थी और वो मुझे बहुत सारी कहानियाँ सुनाती थी और मेरा बहुत शौक था इन सारी कहानियों को सुनने की। और वो मुझे ऐसी बहुत सारी कहानियाँ सुनाती थी जो भारत से जुड़ी हुई थी। या तो हमारे वेदों से थी, या तो किसी पुस्तक से थी जो वो पढ़ रही थी उस समय और वो भारत के बारे में था। तो तब मेरी मेरी दिलचस्पी शुरू हुई हिंदी में, भारत में, भारतीय भाषाओं में। और उस समय हम फ़िल्में भी देखते थे काफ़ी, बॉलीवुड फ़िल्म्स देखते थे एक साथ। और ऐसे ही सब कुछ शुरू हुआ। बहुत सारे मॉरिशस के बच्चों की तरह मैंने स्कूल में भी हिंदी पढ़ना शुरू शुरू किया। तो वो तो ऐसे ही उन सारे प्रभावों से मेरी रुचि बढ़ गई, मेरी दिलचस्पी बढ़ गई हिंदी में। और आज मैं अपनी ज़िंदगी में देखती हूँ तो ये दिलचस्पी बहुत इंटरेस्टिंग वेज़ में वापस आ जाती है। तो
मैं कुछ साल पहले यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो में कार्यरत होने से पहले मैं कनाडा में पढ़ा रही थी। मैं यूनिवर्सिटी ब्रिटिश कोलंबिया में पढ़ा रही थी और वहाँ पे एक दिन हम एक डिपार्टमेंटल मीटिंग में हम सब बोल रहे थे कि अम, हम स्टूडेंट्स को लिटरेचर क्लासेस में कैसे लाएं, हम स्टूडेंट्स का इंटरेस्ट साहित्य में कैसे उनका इंटरेस्ट कैसे जगाएं साहित्य में। तो फिर मेरे मन में ख्याल आया कि क्यों ना मैं बॉलीवुड पे क्लास पढ़ाऊँ। क्योंकि बहुत लोगों का ये मानना है कि बॉलीवुड सिर्फ एक मनोरंजन का साधन है, का माध्यम है, कि हम इस बॉलीवुड फिल्मों को देख के सिर्फ हंसते हैं या रोते हैं और फिर बात खत्म। इसमें कोई गहरी बात नहीं है, इसमें सोचने वाली कोई बात नहीं है। लेकिन मेरा मानना है कि बॉलीवुड फिल्म भी एक बहुत इंटरेस्टिंग मीडियम हो सकता है साहित्य सिखाने का, अगर हम उसको एक क्रिटिकल अप्रोच उसके प्रति एक क्रिटिकल अप्रोच लें। मतलब ऐसा नहीं है कि जो भी हम पर्दे पे देखें हम ऐसा ही करेंगे ज़िंदगी में, या हम ये मानेंगे कि जो भी पर्दे पे हो रहा है वो सही है, या सब कुछ जो बोला जा रहा है वो सच है। लेकिन अगर हम ये सोचें कि ठीक है ये एक फ़िल्म है, इससे मुझे क्या मिल सकता है, मैं क्या सीख सकती हूँ। ठीक है, इस फ़िल्म में ऐसा कुछ है जो मुझे पहले नहीं पता था, लेकिन अब मैं जाके इसके बारे में पढ़ूँगी। या इस फ़िल्म में औरतों को एक तरह से उनका विवरण एक तरह से हो रहा है, क्या वो अच्छा है या बुरा है, कैसे हो रहा है, ये ऐसी कॉन्वर्सेशन कक्षा में हो सकती है, छात्रों के साथ हो सकती है, और वो एक बहुत प्रोडक्टिव कन्वर्सेशन हो सकती है। तो तब मैंने वो कोर्स सिखाई और बहुत सारे स्टूडेंट्स थे और बहुत अलग अलग स्टूडेंट्स थे। कुछ भारत से आए हुए थे, कुछ डायस्पोरा के थे जैसे हम हैं, जैसे कुछ थे जो जिनके पूर्वज भारतीय थे या उनके माँ बाप भारतीय थे लेकिन वो अब दुबई में रहते हैं या कनाडा में रहते हैं, ऐसा कुछ। और ऐसे स्टूडेंट्स भी थे जिनको कोई अंदाज़ा ही नहीं था कि बॉलीवुड क्या है, कि हिंदी फिल्म क्या है। और ऐसे ही वो कोर्स बहुत सफल हुआ। आई थिंक स्टूडेंट्स को काफ़ी अच्छा लगा, और मुझे भी बहुत अच्छा लगा, क्योंकि मेरे लिए वो एक तरीका था अपने बचपन की यादों को अपने आज के करियर को के साथ जोड़ने की। आपने हमको बॉलीवुड फ़िल्म को देखने का एक नया नज़रिया दे दिया। हम जाके बॉलीवुड को देखते हैं, आजकल ओटीटी में सब मूवीज़ आ जाती हुँ, है। देखते हैं, मनोरंजन हमारा हो जाता है, खुशी हो जाती है या फिर थोड़ा-सा हम सैड हो जाते हैं। ठीक है, फिर बंद कर देते हैं, सो जाते हैं। हुँ। लेकिन कहीं न कहीं साहित्य इसमें छुपा हुआ है, समाज इसमें हाँ, छुपा हुआ है, समाज की हकीकत इसमें छुपा हुआ हाँ है। जी। जहाँ पे हम बॉलीवुड से या फिर फ़िल्म से हम सीख करके हम अपने जीवन को सुधार सकते हैं। हुँ, थोड़ा-सा हिंदी के बारे में हम बात करेंगे आपके। आपने कहा हिंदी के प्रति आपकी रुचि थी और आप हिंदी पढ़ते गए। परिवार में हिंदीमय वातावरण था और हिंदी ने आपको कहाँ-कहाँ किस तरह का प्लेटफ़ॉर्म दिया? हुँ। तो मेरे परिवार में मेरी नानी थी, जो सबसे जुड़ी हुई थी हिंदी से। और मैं हमेशा से उनके बहुत करीब रही। और हिंदी एक ऐसी चीज़ थी जो हम आपस में बाँटते थे, जिससे एक रहस्य नहीं बोलूँगी, लेकिन कुछ स्पेशल तो था उसके उसके बारे में, जो हमारे रिश्ते का महत्वपूर्ण अंग बन गया। तो परिवार को लेकर ये था। मेरे माँ-बाप को हिंदी नहीं आती है। आई थिंक मेरी माँ ने प्राथमिक स्कूल में किया था हिंदी। और मेरे पिताजी को भी आई थिंक थोड़ा-थोड़ा आता है। उन्होंने कुछ क्लासेस लिए थे, लेकिन उनको वो हिंदी बोलते नहीं हैं बहुत ज़्यादा। लेकिन उन्होंने शुरुआत से मुझे बहुत एनकरेज किया कि मैं हिंदी सीखूं। उन्होंने मुझे सारा सपोर्ट दिया। उन्होंने हमेशा मुझे बोला कि जैसे अंग्रेज़ी और फ़्रांसीसी सीखना बहुत महत्वपूर्ण है, ठीक उसी तरह हिंदी सीखना भी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, कोई फ़र्क नहीं है।
और वो ये भी बोलते थे बहुत कि हिंदी एक अंतर्राष्ट्रीय भाषा है। हिंदी भाषा से जुड़ी हुई बहुत सारे एनकाउंटर्स हैं, बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज़ हैं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आगे जाके आपको प्राप्त हो सकती है। तो इसलिए आप हमेशा हिंदी के आप हमेशा हिंदी को बहुत सीरियसली लेना चाहिए। तो उस नज़रिए से मुझे हमेशा काफ़ी बहुत कुछ सारा सपोर्ट सपोर्ट मिला मिला। पापा से। हाँ, बहुत बहुत ज़्यादा। हिंदी जैसे कहते शुरुआत हुई थी भारत से, आज हिंदी भाषा एक वैश्विक भाषा बन गई है। ना सिर्फ भारतीय लोग बल्कि अन्य देशों के लोग भी इनको अपना रहे हैं। अन्य संस्कृति के से जुड़े हुए लोग भी इस हिंदी भाषा को अपना रहे हैं। हिंदी भाषा ने आपको किन-किन मंचों तक पहुँचाया इन अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर? इस सवाल के लिए धन्यवाद। तो हाँ, बिल्कुल, जैसे आप जानते हैं हिंदी अब एक अंतर्राष्ट्रीय भाषा है, एक वैश्विक भाषा है। आई थिंक दुनिया में लगभग 7 करोड़ लोग, 600 मिलियन लोग हिंदी बोलते हैं। और वो लोग सिर्फ भारत में नहीं होते हैं, लेकिन दुनिया के कोने-कोने में बसे हुए हैं। मैं अपने एक्सपीरियंस से बता सकती हूँ कि जब मैं अमेरिका जाती हूँ या कनाडा जाती हूँ, तो कहीं न कहीं हिंदी सुनने को मिलता है। और कभी-कभी जब लोगों से मुलाकात होती है और अगर उनको हिंदी आती है और हमें भी हिंदी आती है, तो हिंदी में बात करने का मज़ा ही कुछ और है। ऐसा लगता है कि हमारे बीच में हम ऐसा कुछ बाँट रहे हैं जो काफ़ी स्पेशल है। तो हिंदी ने मुझे कहाँ कहाँ तक पहुँचाया, मुझे लगता है कि जब हम मॉरिशस वासी अम, अपने टापू से बाहर जाते हैं, दुनिया में जाते हैं, तो हमारा एक बहुत बहुत बड़ा एडवांटेज है कि हम इतना ज़्यादा मल्टीलिंगुअल है कि ऐसा नहीं है कि हमें सिर्फ एक भाषा या 2 भाषाएं आती हैं, लेकिन हमें कई भाषाएं आती हैं, इंग्लिश, फ्रेंच, क्रियोल और मेरे केस में हिंदी। आई नो कि बाकी मॉरिशस के लोग को और भी भाषाएं आती हैं, भारतीय भाषाएं आती हैं, अन्य भाषाएं आती हैं। तो जैसे मैं एक प्राध्यापिका हूँ वर्ल्ड लिटरेचर्स की, तो मैं अपनी कक्षाओं में ये विभिन्न भाषाओं को एक साथ ला सकती हूँ, विभिन्न साहित्यों को एक साथ ला सकती हूँ, और वो कक्षा का पूरा माहौल बदल जाता है, क्योंकि फिर हम सिर्फ एक नज़रिए से नहीं देख रहे हैं साहित्य को, या एक ही देश पर फोकस नहीं कर रहे हैं, या एक ही भाषा पर फोकस नहीं कर रहे, लेकिन हम अपने दुनिया की विभिन्नता को सेलिब्रेट कर रहे हैं और एक्सपीरियंस कर रहे हैं। तो वो मेरे लिए एक बहुत महत्वपूर्ण बात है कि जब मैं मॉरिशस की साहित्य के बारे में बात कर रही हूँ कक्षा में, मैं सिर्फ इंग्लिश अंग्रेज़ी की उपन्यासों के बारे में बात नहीं कर रही हूँ, या फ्रेंच की उपन्यासों के बारे में बात नहीं कर रही हूँ, लेकिन जिनका एक कॉलोनियल अंडरटोन भी है ना, क्योंकि ये भाषाएं हमारी कॉलोनियल लैंग्वेजेस हैं। और ये बहुत अच्छी बात है कि हम उनको सीख रहे हैं, लेकिन हमें ये भी नहीं भूलना चाहिए कि ऐसी भी भाषाएं थी जो हमारे पूर्वज लेके आए थे, और बहुत मुश्किलों के बाद उन्होंने अपनी संस्कृति को जीवित रखा, अपनी भाषाओं को जीवित रखा और अपने बच्चों को दे दिया। तो जब मैं गिरमिटियों के बारे में पढ़ाती हूँ, मैं एक पुस्तक है जो मुझे बहुत अच्छा लगता है, जो मुझे बहुत महत्वपूर्ण लगता है, वो नाताशा पाना का है, ले रोchers de poudre d'or। वो फ्रांसीसी में लिखा हुआ है, और वो अलग अलग नज़रियों से गिरमिटिया के जीवन के बारे में है। तो मैं एक तरफ मैं वो सिखाती हूँ, और फिर मैं लाल पसीना सिखाती हूँ अभिमन्यु अनंत जी के, जो 1997 में प्रकाशित हुआ था। और मैं उन दोनों को एक साथ कक्षा में लाके बच्चों को पढ़ा के हमारा बहुत प्रोडक्टिव तो वहाँ के कन्वर्सेशन होता स्टूडेंट्स है। ये मॉरिशियन लिटरेचर को पढ़ते हैं, हाँ जी। उन लोगों को कैसा लगता है मॉरिशियन लिटरेचर?
उन लोगों को तो बहुत अच्छा लगता है। जब मैं अमेरिका गई थी पहली बार, जब मैं अमेरिका गई थी तो सबसे पहले मैं खुद विद्यार्थी थी। मैं खुद अपनी बीए, बीएस और फिर पीएचडी करने गई थी। तब उस समय और फिर जब मैं पढ़ाने भी लगी, तब जब मैं मॉरिशस में इसके बारे में बात कर रही थी तो यहाँ पे कुछ लोग बोल रहे थे कि अरे, तुम अमेरिका में जाके मॉरिशस की साहित्य क्यों पढ़ाना चाहते हो? वहाँ पे किसको इंटरेस्ट होगा मॉरिशस में? हम एक ऐसे छोटे देश है, इतनी छोटी टापू हैं। अमेरिका तो एक बहुत बड़ा देश है। वहाँ पे जाके ये क्यों करना चाहती हो तुम? और वहाँ पे कौन लेगा तुम्हारे क्लासेस? किसको इंटरेस्ट होगा अभिमन्यु अन्नत जी के उपन्यास में या इंडेंचर के बारे में सीखने का? वो उनका इतिहास नहीं है। उनकी दिलचस्पी क्यों होगी इसमें? लेकिन जैसे मैं पहले बोल रही थी, हम मॉरिशस में हमें लगता है कि ये सारी चीज़ें बहुत नॉर्मल हैं, लेकिन आप बाहर जाएंगे तो देखेंगे कि आप अगर बाहर के नज़रिए से हमारे देश को देखेंगे, तब पता चलेगा कि यहाँ पे हम एक बहुत अनोखी वातावरण में रहते हैं, जहाँ पे रोज़ अलग अलग कल्चर्स, अलग अलग भाषाओं का मिलन होता है, का मुलाकात होती है। और मेरे बहुत सारे छात्र हैं जिन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगी केवल एक ही भाषा में बात की हो, जिनको पता ही नहीं है कि गिरमिटिये क्या होते थे, कि कॉलोनाइजेशन क्या होती थी। तो जब हम एक कोर्स में ये सब कुछ पढ़ाते हैं तो उनके लिए वो ऐसा लगता है कि वो एक नया दुनिया जान रहे हैं। तो उनके बहुत सारे सवाल होते हैं, और वो सवाल बहुत इंटरेस्टिंग है। कभी कभी वो मुझसे ऐसे सवाल पूछते हैं जिनका उत्तर नहीं है मेरे पास, या मैं उनको बता सकती हूँ कि मैं एक इंसान हूँ, मैं आपको अपनी पर्सपेक्टिव दे सकती हूँ, लेकिन आप मॉरिशस में आएंगे और बाकी लोगों से मिलेंगे तो उनके अलग अलग पर्सपेक्टिव्स होंगे। लेकिन इंटरेस्ट तो बहुत है उनका। निकिता जी, बातों बातों में हम कार्यक्रम के अंत तक तो पहुंच गए अच्छा। हैं। बिल्कुल, बहुत ही समय बहुत ही जल्दी जाता है। अच्छा। लेकिन जाने से पहले आप एक मतलब निक नौजवान है, आप हिंदी में रुचि दिखाते हैं। आजकल एक समस्या चल रही है, खास तौर पे हमारे नौजवानों के बीच हिंदी को लेकर। कई नौजवान लोग हिंदी करना नहीं चाहते, या फिर एक ऐसे क्लास में आ जाते हैं, अब सोचते हैं कि नहीं, अब हिंदी को मैं नहीं पढ़ूंगा या फिर पढ़ूंगी। पेरेंट्स से, अभिभावक से लेटर लिखवा कर स्कूल में दे देते हैं कि मेरा बेटा या फिर मेरी बेटी अब हिंदी नहीं करेंगे। तो हिंदी क्यों करना चाहिए हमारे जो नौजवानों को, और उस करने से क्या मिलता है जो हमारे नौजवान हमको देख रहे हैं अभी? मैं उनको बता दूंगी कि हिंदी पढ़ने से आपको दो चीज़ें मिलेंगी। आपको जड़ मिलेंगे और पंख मिलेंगे। आपको रूट्स और विंग्स दोनों मिलेंगे। और मैं ये क्यों बोलती हूँ, क्योंकि जैसे हम बात कर रहे थे, अब हिंदी दुनिया के कोने कोने में बोली जाती है, लिखी जाती है, पढ़ी जाती है। तो हिंदी पढ़ने से आप अपने आप को रेडी रखते हैं ऐसी कई सारी अपॉर्चुनिटीज़ के लिए, जो दुनिया के इन सारे कोने में बसे हैं। तो जैसे मेरे उदाहरण में मुझे साहित्य का बहुत शौक़ था, लेकिन मैंने ये कभी नहीं सोचा था कि मैं हिंदी साहित्य भी पढ़ाऊँगी एक दिन, और वो भी मॉरिशस में नहीं, लेकिन मॉरिशस के बाहर। और हिंदी पढ़ने से आप अपने जड़े से भी जुड़े रह सकते हैं, जो कि बहुत महत्वपूर्ण है। बहुत सारे मॉरिशस वासियों के लिए हिंदी हमारे पूर्वजों, हमारे अतीत से जुड़ा हुआ है, और जिन्होंने बहुत मेहनत करके इस भाषा को जीवित रखा। तो उनके ये त्याग याद रखने के लिए ये मेरा ये मानना है कि ये भाषा सीखना काफ़ी ज़रूरी है। प्यारे दर्शकगण, हम बात कर रहे हैं अभी डॉक्टर निकिता बिगादू से। आप असिस्टेंट प्रोफेसर ऑफ लिटरेचर, यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो से, और आप आए हैं मॉरिशस में। हमारे साथ आप अपने विचार साझा कर रहे हैं। कार्यक्रम के अंत तक तो पहुंच गए। इन सभी जानकारियों के लिए, इन सभी बातों के लिए निकिता जी, बहुत बहुत धन्यवाद, और आपको अपने लिटरेचर के को लेकर बहुत सारी शुभकामनाएं। धन्यवाद आप। नमस्ते जी। नमस्ते।
तो दर्शकगण, आप लोग हमारा साथ दे रहे हैं, साथ देते रहिए और हाँ, हिंदी के प्रति अपनी मातृभाषा के प्रति ज़रूर रुचि दिखाइएगा। जैसे कि निकिता जी ने कहा है कि पंख है और आपके पास खुले आसमान है, तो इस भाषा के ज़रिए आप कहाँ-कहाँ नहीं जा सकते हैं, इसके बारे में ज़रूर कीजिए सोचिए। अगले कार्यक्रम तक हमारी प्रतीक्षा ज़रूर कीजिए। हमारी ओर से नमस्ते।